हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने भाषा, साहित्य, संगीत सभी सोपानों में शिखरता हासिल की, जो खुद को तूतीये हिंद कहता था। और अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की तो एक बहुत बड़ा रोल जो है वो उनका रहता है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो वे व्यक्ति जिन्होंने 7 राजाओं का, कई जगह 8 लिखा हुआ है, तो 8 सुल्तानों के शासन को देखा, बहुत जिसे कहते हैं ना कि गहन तरीके से अध्ययन किया, उनके बारे में लिखा। और न सिर्फ उनके बारे में बल्कि समाज के बारे में भी लिखा और हर तरीके का लिखा। आज हम हिंदी में ऐसी बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं जिसका कहीं ना कहीं श्रेय अमीर खुसरो के को जाता है। ठीक है, तो जब आदिकाल के साहित्य की बात करते हैं, जब हम सिद्ध साहित्य की बात करते हैं, हम नाथ साहित्य की बात करते हैं हम विद्यापति जैसे लोगों की, तब एक नाम बहुत अलग और मुखरता से सामने आता है। वो नाम है अमीर खुसरो का। तो आज हम अमीर खुसरो के बारे में बात करेंगे, देखेंगे साहित्य में उनका क्या योगदान है, उनसे जुड़ी सभी बातों को, चाहे वो उनके सुखने हो, चाहे वो उनके ढकोसले हो, चाहे वो उनकी पहेलियां हो, मुकरियां हो, दोहे हो, गीत हो, सबकी बात आज हम करेंगे। ठीक है, तो बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि स्टडी IQ में 31 मई से हिंदी साहित्य की कक्षाएं शुरू हैं। ठीक है, 31 मई से हिंदी साहित्य की कक्षाएं शुरू हैं। और अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसकी डेट बढ़ा दी गई है, चूंकि इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी, इतने सारे नंबर्स थे कि उनको प्रोसेस करने में थोड़ा समय लग रहा है, तो स्टार्टिंग डेट बढ़ा के 31 मई कर दी गई है। आपको करना क्या है, studyIQ.com जाना है। वहां पे राइट हैंड साइड पे जो ऑप्शनल का सेक्शन रहेगा, या तो स्टोर सेक्शन में जाके आप हिंदी साहित्य ऑप्शनल पे क्लिक करके विकास लाइव कोड का प्रयोग करके मात्र 15,999 में इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स में मैं हर उस सोपान, हर उस बिंदु और हर उस बात का ध्यान रखूंगा कि एटलीस्ट आपके 300 प्लस मार्क्स आए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हमारे जो भी छात्र हैं वो 300 नंबर के जो बैरियर है उसको क्रॉस कर सकें। और अगर आप गहन, जिसे कहते हैं ना कि मेहनत करके अनुशासनपूर्ण तरीके से इस कोर्स को फॉलो करेंगे तो इस बात को तय मानिए कि आपके नंबर 300 प्लस जरूर आएंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का ये कोर्स है। और आज हम जैसे बात करें कि अमीर खुसरो की बात करने जा रहे हैं। देखिए, अमीर खुसरो के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा उनका अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, अमीर खुसरो के पिता जो वर्तमान उज्बेकिस्तान है, वहां पे बहुत सारे जो टर्क्स यानी जो तुर्क लोग थे, तुर्क जो जनजातियां थी, उनसे जुड़ते थे। उनका जो रवैया था, जो तुर्कों का था, वो इनके पिताजी को बहुत पसंद आता नहीं था। इनके पिताजी वहां से चले आए, जो वर्तमान एटा जिला है उसके एक पटियाली गांव के पास आके बस गए। ठीक है, और यहां बसे, फिर वहां के कुछ बड़े लोगों का उनको साथ मिला। फिर हुआ यूं कि वहीं पे इन्होंने शादी की और वहीं पे इनके जो तीसरे पुत्र थे वे थे अमीर खुसरो। ठीक है, इनका असल नाम क्या था, अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। 13 व 14वीं शताब्दी के दौरान इनकी जो उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान इनका प्रभुत्व देखने को मिलता है। इतने सारे दिल्ली सल्तनत ने सुल्तानों को देखा, उन सभी सुल्तानों को अमीर खुसरो ने भी देखा। और अमीर खुसरो के साथ एक चीज और हमने देखी, वो था हिंदी भाषा का उत्कर्ष। हिंदी भाषा का जो शुरुआती सफल पड़ाव था वो अमीर खुसरो के दौर में देखा गया। ठीक है, बात की जाए इसके आगे की तो जन्म 1253 में, लगभग कई जगह यहां पे 55 भी मेंशन है, तो मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया है। ठीक है, जिला एटा पटियाली में इनका जन्म हुआ था, पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। इनका संबंध दिल्ली के राज दरबार से था और इन्होंने दिल्ली के 7, कई जगह 8 का भी मेंशन है, 8 सुल्तानों की सेवा की थी। 8 सुल्तानों की सेवा की थी। और एक तो बड़ा ही फेमस कहानी भी है गयासुद्दीन तुगलक से लेके, जो इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया को बिल्कुल पसंद नहीं किया करता था। और विभिन्न किंवदंतियां हैं कि क्यों वो निजामुद्दीन औलिया को नहीं पसंद करता था, या वो अंतिम कौन सा संदेशा उसने निजामुद्दीन औलिया को भिजवाया था कि भाई दिल्ली खाली करो, हम आ रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। और हुआ यह कि
गयासुद्दीन तुगलक साहब दिल्ली से बाहर एक जगह कहीं रुके थे, वहीं पे मेहराब उनके सर पे गिरी और वहीं उनकी मृत्यु हो गई, उनका इंतकाल हो गया। उनके बहुत जिसे कहते हैं कि करीबी शिष्य थे अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के, और औलिया की जिंदगी और औलिया की जो रवायतें थी उनका बहुत ज्यादा असर आपको खुसरो पे पड़ेगा। यही बात है कि जब औलिया जी की मृत्यु हो जाती है तो खुसरो लिखते हैं कि गोरी सोवे सेज पे मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने देर भई चहु देश। तो बहुत सारे इसके उपमान दिखते हैं हमें, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना खुसरो को है और उनकी सभी दृष्टिकोणों को, उनकी हर व्यवस्थाओं को देखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। बात की जाए इसके आगे की, तो इतिहासकार थे, कोशाकार थे, बहुभाषाविद थे, सूफी औलिया मैंने बता दिया कि बहुत बड़े प्रशंसक थे, उनके भक्त थे, संगीतज्ञ थे, कवि थे, बहुत कुछ थे। बहुत कुछ कहने का मतलब यह है कि सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पे जितने प्रतिमान गढ़े जाते हैं, हर प्रतिमान को इन्होंने जिया भी है। और जब अभी इनके जब देखेंगे ना कि जैसे किसी ने सिर्फ कवित्व लिखे, किसी ने दोहा लिखा, किसी ने सवैये लिखा, किसी ने दोहे सवैये लिखे, किसी ने दोहे सवैये छंद चौपाई भी लिख दी, इन्होंने और ज्यादा जिसे कहते हैं कि 2-3 बिलांग आगे जाके बहुत कुछ चीजें लिखी। सिर्फ साहित्य के लिए नहीं लिखा इन्होंने, लोक मनोरंजन के लिए भी लिखा, बाल मनोरंजन के लिए भी लिखा, समाज के लिए भी लिखा, और उस समाज के लिए भी लिखा जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो हर तरीके की लेखनी के छाप हमको आमिर खुसरो में दिखती है। बात की जाए उसके आगे की, तो आदिकाल में जो खड़ी बोली में काव्य की रचना करने वाले खुसरो प्रथम कवि थे। जब हम आदिकाल की बात करते हैं, देखिए जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आदिकाल में हमें जो प्रमुख कवि दिखते हैं, ठीक है, हमें सिद्ध कवि दिखते हैं, ठीक है, हमें नाथ कवि दिखते हैं, ठीक है, हमें इसी समय विद्यापति दिखते हैं, ठीक है, इसी दौरान आपको चंद वरदाई भी दिखते हैं, ठीक है। बात की जाए चंदबरदाई और जगनिक, जो भी क्या कहते हैं रासो साहित्य के जितने भी रचयिता थे वे सभी दिखते हैं, लेकिन इन सब के पैरेलल एक मजबूत शक्ति के तौर पे हमें अमीर खुसरो भी दिखते हैं, अमीर खुसरो भी दिखते हैं। देखिए इनकी जो शख्सियत है ना, इनकी शख्सियत, इनके जो लेखन वैविध्य है ना, उसके कारण बहुत बड़ी है। जो लेखन वैविध्य है इनका, उसके कारण इनकी शख्सियत बहुत बड़ी है, और इस वजह से ही हम अमीर खुसरो को याद करते हैं और उनको विभिन्न विधाओं में पढ़ते हैं, ठीक है। उर्दू भाषा का भी प्रथम कवि माना जाता है, उर्दू भाषा का प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा उन्हें, ठीक है, इसके अलावा उन्हें अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं के भी अच्छा ज्ञान था। अरबी हम देखेंगे जिहाल मिस्किन मुकुन बरंजिश, ठीक है, दुराए नैना बनाए बतियां, हम वहां पे भी देखेंगे कि कैसे विभिन्न भाषाओं को ये मिला के अपने काल का सर्वोत्कृष्ट साहित्य या अपने काल का सर्वोत्कृष्ट कवित्व लिखने का ये प्रयास करते थे अमीर खुसरो जी, ठीक है। जैसे देखिए अमीर खुसरो की अगर बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि खुसरो ने लगभग 100 के आसपास ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें से 20 या 25 ग्रंथ ही प्राप्त होते हैं। 1929 के आसपास जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा है, ठीक है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, ठीक है, जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा है, इसने खुसरो के साहित्य का एक वर्णन प्रस्तुत किया था। अगर पॉसिबल रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जो ऑफिशियल विकास नाम से, बाद में उसका स्कैनर दे दूंगा, उसमें उसका पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उसमें इनके सभी जो 20 या 22 ग्रंथ है, 22 ग्रंथ वैसे उसमें, अगर मैं सही रिमेंबर कर पा रहा हूं तो 22 ग्रंथों की सूची है जो उसमें दे रखी है, जो प्राप्त है, ठीक है। बाकी बहुत सारे नहीं मिलते हैं। सोचिए अगर हमें 22 ग्रंथ मिलते हैं तो हमें इतना विशाल रूप पता चलता है अमीर खुसरो का, अगर वो 100 ग्रंथ मिल जाते तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, आकाश हो जाता है अमीर खुसरो का, और कितने सारे तारे उनके कवित्व के रूप में हमको देखने को मिलते। बात की जाए उसके बाद की, तो एक मिनट इसे मैं हल्का सा इरेज कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना, ठीक है। बात की जाए इनके साहित्य उसकी, तो अनेक उपलब्ध ग्रंथों में इनकी पहेलियां, मुकरियां, खलिकबारी, दो सुखने, गजल आदि लेखनी, हम सबकी बात करेंगे। हम इन सभी बिंदुओं को देखेंगे और हम देखेंगे कि क्यों अमीर खुसरो को जो आदिकाल के समय साहित्य वैविध्य का ताजपोशी करने का
क्या कहते हैं क्रेडिट जाता है, ठीक है, ताजपोशी का क्रेडिट क्यों जाता है, ठीक है। बाबू ब्रजरत्न दास ने नागरिक प्रसारणी सभा काशी से खुसरो की हिंदी कविताओं के संग्रह का प्रकाशन कराया है, जिसमें पहेलियां, मुकरियां, ढकोसला आदि संग्रहित हैं। और आप एक अमीर खुसरो से जुड़ा एक ब्लॉग भी, आप गूगल करेंगे अमीर खुसरो से जुड़ा ब्लॉग करके अमीर खुसरो ब्लॉग डालेंगे तो आपको ये एक ब्लॉग भी मिल जाएगा, जिसमें काशी नागरिक प्रसारणी सभा के सभी जो उन्होंने आर्टिकल निकाला था, बहुत सारी उसमें पहेलियां हैं, बहुत सारी मुकरियां हैं, बहुत सारी ढकोसले हैं, बहुत सारे सुखने हैं, उनको आप पढ़िएगा उसमें, तो आपको वैविध्य पता चलेगा, उसमें डिटेल और पता चलेगी, ठीक है। जैसे अब देख लेते हैं, जैसे पहेलियों की बात कर ली जाए तो जैसे पहली पहेली है, आवे तो अंधेरी लावे, जावे तो सब सुख ले जावे, क्या जानू वह कैसा है, जैसे जैसा देखो वैसा है, ठीक है। अब जैसे है ना कि आवे तो अंधेरी लावे, जावे तो सब सुख ले जावे, ठीक है। आंख चली जाए तो सारा सुख चला जाता है, पता नहीं वो कैसा है, जिसको जैसा देखो वैसा है, आंखों से आप जैसा देखोगे वैसा दिखता है। तो पहेलियां जो थी इनकी ना, न सिर्फ स्थानीय स्तर पे लोगों को बहुत प्रभावित करती थी, वरन हम आज लगभग 1000 साल बाद जब इसको एक साहित्य के तौर पे देखते हैं तो हमें लगता है कि एक व्यक्ति जिसके पास एक्चुअली में अपभ्रंश अवहट्ट का जो लेटर स्वरूप था, जो अंतिम स्वरूप था पुरानी हिंदी के तौर पे, उसके कुछ शब्द थे और उसने इनको खड़ी बोली के सम्यक एक भाषा के तौर पे इतने अच्छे कवित्व के रूप में प्रदर्शित किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अमीर खुसरो जो थे, भाषाई जो जिसे कहते हैं चमत्कार, उसको जानते थे, समझते थे, उसको प्रेजेंट करा आता था। जैसे कि पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे, वह है प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर वह है नार, ठीक है। पौन चलत वह देह, पवन जब चलती है तो अपना शरीर वो बढ़ा लेती है, लेकिन जल पीवत वह जीव गवावे, जैसे जो पानी पे गिर जाता है वो अपनी जान गवा देती है। वो कौन है सुंदर नार? आग की बात कर रहे हैं, पहली के रूप में इसको उन्होंने लिखा, ठीक है। बात की जाए उसके आगे की तो, डाला था सबको मन भाया, डाला तो सबको मन भाया, टांग उठाकर खेल बनाया, कमर पकड़ के दिया ढकेल, जब होवे वह पूरा खेल। याद करिए कि जब झूला कोई डालता है तो नहीं डालते तो कितना अच्छा लगता है, फिर लिखा है ना कि टांग उठा के खेल बनाया। आप जब से बैठ जाते हो तो जमीन से टांग उठा ले तो तभी झूल पाते हो, कोई आपकी कमर के पास रख के ऐसे झुला दिया, आप झूलते रहते हो। तो उसको भी इन्होंने पहेलियों के टर्म्स में, है ना, पहेलियों के टर्म्स में झूले को, आग को, आंख को, और ऐसे बहुत सारी पहेलियां हैं। आप जरूर देखिएगा, उस ब्लॉग को देखिएगा, बहुत अच्छे से उसमें बहुत सारी पहेलियों, सुखनों को वहां पे बाकायदा व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है। और अगर बात की जाए इसके बाद की अमीर खुसरो की, तो मुकरियों की बात कर लेते हैं। मुकरने का मतलब क्या होता है? मुकरने का मतलब क्या होता है कि आपको जब मैं कुछ बता रहा हूं, ठीक है, मैंने अभी ये बात बोली, ठीक है, अभी ये बात बोली, आपने कहा कि ये, मैंने कहा नहीं 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 ये नहीं, ये दूसरी, अब मैं मुकर गया अपनी बात से, तो उसको मुकरना कहता है। तो वही मुकरियों में इनके, ठीक है, उनकी मुकरियों पे ही है, ठीक है। जैसे नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, फुरत अमावस गोरी के फंदा, ए सखी साजन न सखी संदा। एक तो इनकी जो सखी है ना, हर चीज पे साजन समझती है। ये मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने इस बात को पॉइंट आउट किया कि इनकी जो सखी है ना, हर बात पे, हर चीज को, हर उदाहरण को साजन समझती हैं। खैर, नित्य मेरे घर आवत है, रोज मेरे घर आता है, रात में फिर जाता है, फेरू अमावस गेरी के फंदा। अब आपको पता है कि अमावस्या से पूर्णिमा के दौरान जो क्या कहते हैं चांद की जो चंद्रकलाएं होती हैं वो वैविध्य लिए होती हैं। तो उनकी सखी पूछती हैं कि क्या सखी साजन? तो कहती नहीं नहीं चंदा की बात कर रही हूँ, ठीक है। और देखते हैं इनकी मुकरियों की, ठीक है। बरसा बरस व देश में आवे, बरसा बरस व देश में आवे, मुंह से मुंह लगा रस पावे, वाह खातिर में खर्चे दाम, ए सखी साजन न सखियाम। इनकी सखी फिर साजन समझ रही है, लेकिन ये बात किसी कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं किसकी? आम की। क्यों कर रहे हैं? बरसा बरस व देश में आवे, ठीक है। आपको पता हो ना कि साल में एक बार ही वो क्या कहते हैं आते हैं, आम जो आते हैं, और कई बार इनका बारिश से भी रिलेशन होता है। खैर, तो बरसा बरस, वर्षों वर्ष में एक बार आते हैं, मुंह से मुंह लगा के रस पावे। आप मुंह से ही आम खाते हैं, अब उसको तो आपने माजा और तमाम चीजों के प्रचार में देखा भी होगा, ठीक है। वाह खातिर खर्चे दाम, आप उसको खरीदने के लिए पैसा देते हैं ना भाई। और ए सखी साजन न सखियां, इनकी सखी हर चीज में साजन समझेंगी, ठीक है। सखी भी इनकी स्पेशल ही है, ठीक है। और एक देख लीजिए, ठीक है। पड़ी थी मैं अचानक चढ़ आयो, जब उतरा तो पसीनो आयो, सहम गई नहीं सकी पुकार, ए सखी साजन न सकी बुखार। फिर से इनकी सखी साजन ही समझ रही है। वो क्या बोली? पड़ी थी मैं अचानक पड़ी थी, एकदम से वो चढ़ आया, ठीक है। जब उतरा तो पसीनो आया, जब वो उतरा तो पसीने आए। देखो इसके कहीं ना कहीं जो अर्थ हैं वो द्विअर्थी भी संवाद आपको लग सकते हैं, जहां पे एक अर्थ जो समाज को सही नहीं लगता है, पर
देखिए जिस समय जिस भाव से लिखा गया, उस भाव में जिस आनंद के लिए लिखा गया और जिस समाज के लिए लिखा गया, उस समाज के लिए वो सही था। आप इसके द्व्यर्थी संवादों को कैसे भी ले सकते हैं, पर लेखन के क्रिया के तौर पे, भाषा के प्रयोग के तौर पे इनके प्रयोगों को आप दुत्कार नहीं सकते। तो बुखार के साथ भी होता है कि वो एकदम से बुखार आ जाता है, जब जाता है तो जब बुखार छोड़ता है तो कोई पसीना नहीं आता है, वैसा है। और सहम गई नहीं सकी पुकार, ठीक है, आदमी सहम जाता है, डर जाता है, कुछ बोल भी नहीं पाता है, अजीब अजीब सपने आते हैं, तो इनकी सखी पूछती है कि साजन, वो कहते हैं नहीं बुखार। खैर, बात की जाए इसके आगे की, तो इसके आगे की और बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुखने भी इनके हैं, ठीक है। सुखने का मतलब क्या कि इस तरीके के स्टेटमेंट दिए रहेंगे और दोनों का उत्तर एक रहेगा, दो तरीके के प्रश्न, उत्तर एक। जैसे पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, फेरा न था, ठीक है। पान जो होता है, पान क्यों सड़ जाता है, ठीक है। आपने अगर मूवी देखी हो, मैं कई बार मूवीज का एग्जांपल देता हूं, एक मूवी है ढोल, उसमें गलती से एक बार वो जो सरमन जोशी के किरदार की जगह पे वहां पे ऑफिस में डायरेक्टर बन के या मैनेजर बन के, मैनेजिंग डायरेक्टर बन के राजपाल यादव चले जाते हैं और उनको वहां से खाने को पसंद आता है, तो वो पान खाने की बात करते हैं। तो बोलते हैं ना कि जैसे वो मतलब पान को रगड़ो ऐसे कि जैसे हो गोरी का गाल। देखो, शब्दों को भले मैंने यहां पे प्रयोग किया है, अन्यथा मत इसको लीजिए, मैं उदाहरण बता रहा हूं। तो पान को बहुत फेरना पड़ता है, ठीक है। वही पान की फेरने की जब बात होती है तो वही बात कहते हैं कि पान को अगर आप अच्छे से फेरोगे नहीं और जो घोड़ा है उस पर प्यार से हाथ नहीं फेरोगे तो घोड़ा अड़ जाएगा और पान सड़ जाएगा, ये बात यहां पे कहते हैं, ठीक है। बात क्या है, अनार क्यों ना चखा, वजीर क्यों ना रखा, दाना ना था, ठीक है। अनार क्यों नहीं चखा, भाई अनार में दाना ही नहीं था। वजीर क्यों नहीं रखा, खाना पाना था ही नहीं, हम वजीर कैसे रख लेते, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास दाना नहीं था, हम वजीर कैसे रख ले। तो दोनों चीजें हैं कि अनार क्यों चखा और वजीर क्यों ना रखा, दाना ना था, ठीक है। एक और है, राजा प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों, लोटा न था। राजा क्यों प्यासा है, उसके पास लोटा ही नहीं पीने के लिए, और गधा उदास क्यों है कि लोटा नहीं है। देखिए, गधों के साथ में भारतीय साहित्य में और हिंदी साहित्य में खासकर बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि जस्टिफाई नहीं हुआ है उनके किरदार को लेकर, ठीक है। न्यायोचित उनको जो रोल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। जैसे वैशाख नंदन कहा जाता है कि वो गधे अपने आप वैशाख में मोटे हो जाते हैं क्योंकि घासें उगती हैं, खाते हैं, और वो ऐसी वाली बातें। तो बहुत सारे नकारात्मक जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो गधों के साथ जुड़ते हैं। उनमें से एक ये भी है कि वो गधा जब तक लौटता नहीं है, ठीक है, तब तक वो उदास रहता है। तो लौट जाता है तो फिर जब लौटने के बाद जब वो अपनी शरीर को जमीन में घिस लेता है तो वो खुश हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि राजा के पास लोटा नहीं था तो प्यासा था, और गधा लोटा नहीं था तो वो उदासा था। तो सुखने भी इनके बड़े फेमस हुए, ठीक है। बात की जाए उसके बाद की, तो निस्बतें यानी संबंध या बराबरी की बात भी है। यहां पे क्या होता है, यहां पे आप देखेंगे कि दो, यहां पे बादशाह और मुर्ग, दो की बात हुई, तो इससे पूछा जाएगा इनमें निस्बतें क्या है, क्या है निस्बत, मतलब क्या संबंध है, या दोनों में बराबरी ऐसी है, कॉमन क्या चीज है। तो क्या है, बादशाह और मुर्ग में क्या निस्बत है, उत्तर ताज। बादशाह के सर पे भी ताज होता है, बादशाह के सर पे भी ताज होता है, और मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो वही बात करें कि निस्बतें क्या है, ठीक है, उनके बीच की निस्बतें क्या है। बात क्या है, घोड़े और हर्फों में क्या निस्बत है। घोड़े और हर्फ में, हर्फ देखिए यहां पे भी, इसमें भी नुक्ता लगा हुआ, घोड़े में भी नुक्ता लगा हुआ, तो वही लिखा हुआ है नुक्ते का निस्बत है। मतलब इनमें कॉमन चीज क्या है, नुक्ता कॉमन है, ठीक है। यद्यपि जो ड़ है उसको नुक्ता नहीं माना जाता है, बट वही है कि ज्ञान देना उद्देश्य नहीं था, आनंद देना उद्देश्य था। किसका, आमिर खुसरो का। तो आनंद इन्होंने दिया यहां पे। बात उसके बाद की जाए तो आमिर खुसरो की और हम जब बात करते हैं तो इनकी अनमेलिया या ढकोसला बहुत ज्यादा फेमस है। अब देखो, ढकोसला हम लोग ऐसे भी कहते हैं, यार क्या ही ढकोसला देके चला गया, बोलते हैं ना। ढकोसले का मतलब क्या है कि सिर्फ सर्वथा आनंद के लिए लिखा गया, सर्वथा आनंद के लिए, कोई सेंस नहीं, कोई ज्ञान नहीं। जैसे पहेलियों में फिर भी कुछ बात है, जैसे मुकरियों की फिर भी कुछ बात है, जो इनके इसके पहले हमने कुछ सुखने देखे उनमें फिर भी कुछ बात है, लेकिन ये सिर्फ सर्वथा आनंद के लिए। जैसे कि खीर पकाई जतन से और चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए, ला पानी पिला। कोई मतलब, कोई सेंस नहीं, सिर्फ आनंद। दो लोग एक दूसरे से मस्खरी कर रहे हैं, बजा ले रहे हैं, बस वही है। क्या है आपके अनमिलिया ये ढकोसले। फिर उसके बाद क्या है, भैंस सड़ी बिटोरी और लप लप गूलर खाए, उतर आ मेरी राड़ की कहीं हुपज न फट जाए, ठीक है। अब भैंसों की जब ये बात कर रहे हैं, फिर मैं बता रहा हूं कि शब्दानुशासन नहीं आपको दिख सकता है, भावानुशासन हो सकता है न दिखे, पर आपको शब्द और भाव समझ में आएंगे। यही बात है अमीर खुसरो की, ठीक है। मैं कहता हूं कि शब्दानुशासन, जब हम द्विवेदी युग की बात करते हैं तब जाके जो शब्दानुशासन है, भावानुशासन आया, वो आप नहीं खोज सकते उस समय में। उस समय में समाज भी वैसा था, लोग भी वैसे थे, उसी प्रकार के कवित्व हुआ करते थे। फिर भी इनको क्रेडिट जाना चाहिए कि इन्होंने एक नंबर ऑफ कैटेगरीज बढ़ाई, नंबर ऑफ जो फॉर्म्स थे, जो कविता लिखने के जो तरीके थे, मैं बताना कि कविता वैविध्य, ठीक है, उसको बढ़ाया, पद्य वैविध्य को बढ़ाया, इसका क्रेडिट इनको जाना चाहिए, ठीक है। ये भी इनका एक
एक और क्या है, गोरी के नैना ऐसे बड़े जैसे बैल के सींग, इतने बड़े गोरी के नैना जैसे बैल के सींग, कोई सेंस नहीं है मतलब, लेकिन आनंद के लिए ढकोसले और अनमेलियां इन्होंने लिख दी, ठीक है। तो ये है इनका, और फिर नुस्खे भी इनके, हरर बहेड़ा आंवला घी शक्कर में खाए, हाथी दाबे कांक में 60 कोस ले जाए। मतलब क्या है कि अगर आप हरर बहेड़ा, आपने हर्रे बहेड़ा का नाम सुना होगा, स्वास्थ्य से जो आयुर्वेदिक जो औषधियां बनती हैं, या जो लोग गृहित आयुर्वेदिक औषधियों की बात करते हैं, वे हर्रे बहेड़ों की बहुत बात करते हैं। तो हर्रे बहेड़ा को और आंवले को मिला के, अगर घी शक्कर में मिला के अगर आप खाएंगे, तो आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप हाथी को अपने कांख में दबा के दूर तक ले जा सकते हैं। ये बात कौन कह रहा है? आदरणीय अमीर खुसरो जी कह रहे हैं अपने नुस्खे में। तो नुस्खा क्या कह रहे हैं कि हर्रे बहेड़ा आंवले को घी शक्कर में मिला के आप खाएंगे तो आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो ऐसे नुस्खे भी दिए। हमारे आपके जमाने में हमारे नानी दादी के नुस्खे बहुत फेमस थे कि कोई क्या कहते हैं, वो प्याज को दबा लेना, या लहसुन का वो रस वगैरह, बहुत सारी चीजें फेमस थी। आंवले का रस की बात होती है, तो नुस्खे तो बहुत चलते हैं। हमारा जो एक बड़ा जो कल्चर है, जो क्विजीन कल्चर है, जो हमारा जो पाक कल्चर है, भारत की जो पाक संस्कृति है, पाक से मेरा मतलब खाने का मतलब है, जो खाने की जो संस्कृति है उसमें नुस्खे बहुत ज्यादा चलते हैं। खाने में भी, स्वास्थ्य में भी बड़ी नुस्खों की एक दुनिया है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप बात करेंगे इसके बाद की, तो एक मिनट बात करेंगे तो इनकी कविता भी है। छाप तिलक सब छीनी, मोसे नैना मिलाई के, प्रेम भटी के मदवा पिलाई के, मतवारी कर लेनी मोसे नैना मिलाई के, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियां, बैया पकड़ धर लेनी मोसे नैना मिलाई के। तो ये कविता आपने सुनी भी होगी। मुझे लगता है कि कितनी जगहों पे बॉलीवुड में या बियॉन्ड बॉलीवुड बहुत सारे संगीत में इसको प्रयोग किया गया ना, कि छाप तिलक सब छीनी, मोसे नैना मिलाई के देख। अब इसके बहुधा अर्थ भी हैं, ठीक है। इसके जो गिवन अर्थ हैं उन पे कई बार इश्यूज भी क्रिएट हुए, पर फिर मैं बता रहा हूं कि जिस समय की बात है उस समय हम उस शब्दानुशासन, भावानुशासन, ठीक है, कवितानुशासन की बात नहीं कर सकते थे, पद्यानुशासन की बात नहीं कर सकते थे। उस समय जैसा समाज था वैसे हमारे खुसरो साहब थे, अल्लाह हर चीज लिख रहे हैं, हर बात पे लिख रहे हैं, हर सुल्तान के लिए लिख रहे हैं और लिखे जा रहे हैं। और इतना लिख दिए कि सोचो सिर्फ 22 किताबों में यह हालत है, 100 किताबें होती तो हिंदी साहित्य का सिलेबस होता कम से कम 2-3 साल का, ठीक है। खैर, बात की जाए इसकी बात तो इन्होंने निश्चित तौर पे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में लिखा, और इसी प्रयास में वे हिंदी और फारसी भाषा को भी नजदीक लाते हैं। यहाँ पे नुक्ता होगा, हिंदी और फारसी भाषा को भी नजदीक लाते हैं, ठीक है। अब देख लो, जिहाल मिस्किन मुकुंद गाफुल दुराए नैना बनाए बत्तियां, किताब हिजरा, ठीक है, किताब हिजरा नदार एजा नले हुकाहे लगाए छतियां, ठीक है। आप देखो ना कि एकदम एकदम यहां पे फारसी भाषा और एकदम से वहां पे आपको यहां पे ब्रज भाषा दोनों दिख रही है यहां पे, ठीक है। तो हिंदी और फारसी दोनों को नजदीक ले आ रहे हैं, ठीक है। मुझे अवधि कहना ज्यादा मुझे उपयुक्त लगता है इस पे, लेकिन खैर बात क्या है कि जो हिंदवी की भाषा, जो हिंद की जो भाषा है, उसको यहाँ पे दुराए नैना बनाए बतियां यहाँ पे ये है, और जिहाल मिस्किन मुकुंद तगाफुल ये यहाँ पे फारसी इस्तेमाल कर दिए। किताब हिजरा नदार नेजा नलेहु काहे लगाए छतियां, अब लगाए छतियां में फिर यहाँ से लेहु काहे लगाए छतियां, यहाँ पे यहाँ से इनफैक्ट ये पूरा हिंदवी की मतलब हिंदी की तरस में भाषा है, यहाँ पे उन्होंने फारसी लिख दिया है, ठीक है। शबान हिजरा दराज चुल्फे राज वसलत चुम्र कोताह, सखी पिया को जो न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरे रहती, यहाँ पे पूरी लाइन ही इन्होंने देशज भाषा में लिख दी है। तो देशज विदेशज का जो इनका प्रयोग है, फारसी और हिंदवी का जो प्रयोग है, मतलब इस पे वैसे वो भी बना हुआ है कि जिहाल मिस्किन मुकुंद बरंजिश, तुम्हारा दिल है हमारा की देखती है जिसको न दिया, तुम्हारा दिल है हमारा दिल है। मुझे वो गाना नहीं याद है, मुझे ये याद है साहित्य का जो है उसी को ही वर्जन बनाया गया है। वास्तविकता ये है जो लिखा गया था, ठीक है, साहित्य में जो लिखा गया था। बात की जाए संवेदना पक्ष की, तो ज्ञान मूलक साहित्य है, लिखा है इन्होंने, ज्ञान मूलक साहित्य में लिखा हुआ है, कौतूहल पे विशेष जोर है, ठीक है। अब जैसे आप इनके ढकोसले वगैरह की बात करें, या आप इनकी कौतूहल मतलब जिज्ञासा पैदा करें, तो जब आप इनके सुखने देखेंगे, जब आप इनकी मुकरियां देखेंगे, जब इनके पहेलिये देखेंगे, तो उसमें आपको कौतूहल भी दिखेगा। लेकिन ज्ञान मूलक साहित्य भी, जब यहां पर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको ज्ञान मूलक साहित्य भी दिखता है, ठीक है, नुस्खे के रूप में भी इनका ज्ञान दिखता है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा जिज्ञासा भरा मनोरंजन दरबारी कवि होते हुए भी बाल साहित्य भी कहा जा सकता है, ठीक है, बाल साहित्य भी कहा जा सकता है। अब जो ढकोसले तो क्या थे, बच्चे मजाक कर रहे हैं आपस में, बच्चे मजाक कर रहे हैं समाज में, अपने क्या कहते हैं दादा दादियों से ऐसे मजाक किए पड़े, वो भी दिए हुए हैं। दोस्त अपनी महिला मित्र से मजाक कर रहे हैं, तो उस तरीके का जो मनोरंजन भरा साहित्य है वो भी आपको अमीर खुसरो के लेखन में दिखेगा, ठीक है। और क्या है, ये देखो ना, एक थाल मोती से भरा सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक ना गिरे। आकाश की बात कर रही है कि भाई एक थाल है मोती से भरा, बहुत सारे तारे होते हैं, ठीक है, सर के ऊपर औंधा धरा उल्टा ऐसे रखा हुआ है, आकाश और बादल हर जगह घूमते रहते हैं, लेकिन उससे एक मोती गिरता नहीं है। तो ये बात ये किसके लिए कर रहे हैं, ये बात ये कर रहे हैं आकाश के लिए, ठीक है, आकाश के लिए,
ठीक है। लेकिन इसमें आप देखो ना कि ज्ञान भी है, कौतूहल भी है, मनोरंजन भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चों को इंटरेस्ट लगता है साहित्य भी बचपन में। जैसे मेरे नाना कहते थे कि गुरु गुरुआई 90 चेला 3 गो रोटी क गो होला, ये भोजपुरी का है ये। तो इस तरह की पहेलियां हम लोग को बड़ा इंटरेस्ट लगता था, क्या है इसका क्या है। वो एक 4-5 लोगों का जमावड़ा होता था गांव में, और वो उसके क्या कहते हैं, एक वो बांस की वैसे हो जाती थी, छप्पर टाइप से छा दी जाती थी, वहां पे एक चौकी टाइप से पड़ जाती थी, एक वहां पे खटिया पड़ जाती थी, वहां पे 10-15 लड़के हो गए, 4-5 वृद्धजन हो गए, लगे पूछने के लिए तुम शहर से आए हो, तुम सुनाओ इसको। फिर हम भी कुछ बात करते थे, वो भी कुछ बात करते थे, और अक्सर उनकी जो पहेलियां थी उसमें हम गुम हो जाते थे यार। वो बचपन का जो समय था वो अपने आप में बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि नॉस्टैल्जिया की बात हम लोग आजकल करते हैं, वो बहुत यादगार था। उस समय का जो बचपन था, आज का बचपन मोबाइल में घुस गया है, पर उस समय का जो बचपन था वो वास्तविकता में दिल में बसने वाला बचपन था, ठीक है। खैर वो हमको इनसे भी देखने को मिलता है। सूफियाना भाव की बात कर ली जाए तो तसव्वुफ, इश्क मजाजी, इश्क हकीकी की बात भी इन्होंने की है, ठीक है। तसव्वुफ, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी की बात भी इन्होंने की है। क्या बात की है आपको मैं बहुत डिटेल में, इसका वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें मैंने हम ब्रह्मास्मि और अनल हक की बात की है। वहां पे आप जाओगे तो आपको इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के बारे में बहुत डिटेल मैंने बता दिया है। समरी बता देता हूं कि जब आप लौकिक प्रेम से, ठीक है, आप जब किसी व्यक्ति की उसको प्यार करते करते भगवान से प्यार करने लगते हो, या भगवान को पा जाते हो, भगवान से मिल लेते हो, उसको क्या कहते हैं, उसको इश्क हकीकी कहते हैं। हकीकी मतलब हकीकत, मतलब आप वास्तविकता में खुदा को आपने पा लिया प्यार के तौर पे। तो लौकिक प्रेम को जब दिव्य प्रेम जब बन जाता है तो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी हो जाता है। इसी को तसव्वुफ कहते हैं। इसको मैंने डिटेल में एक वीडियो पे बना रखा है, ठीक है। जैसे खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो क्या है कि ये जो प्रेम का जो दरिया है, क्या है, उसकी धार उल्टी है, ठीक है। जो उसमें उतर जाएगा, ठीक है, वो डूब जाएगा, और जो डूबेगा मतलब जो प्रेम में पड़ गया, जो प्रेम में डूब गया, वो वास्तविकता में पार, मतलब दुनियावी ख्वाहिशात से आप पार हो जाओगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी, मतलब आप भगवान से मिल लोगे, यानी आपकी भगवान से, आपके ईश्वर से आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये बात यहां पे होती है, ठीक है। फिर ये भी है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियू को दो भय करंख जे। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीयू को दो उभय रंग, दोनों का रंग मिलके एक हो गया है। अभी तक जो दो व्यक्ति थे वो मिलके एक हो गए हैं, और एक रंग हो गया। वो रंग किसका है, हकीकी का है, इसके हकीकी का है। एक और है ये जिसको मैंने बताया था कि गोरी सोवे सेज पे मुख पे डायरेक्ट केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई हुए, ठीक है। अपने गुरु के, जो उनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु पे बहुत दुखी हो गए थे, और जिसे कहते हैं ना कि ये कहते कहते ये वहाँ पे बेसुध से गिर पड़े थे, और बहुत जल्दी उनकी मृत्यु भी हो गई थी इनके बाद में। तो सूफियाना भाव हमको कई जगह दिखता है, चाहे खुसरो दरिया की बात हो, खुसरो रैन की बात हो, या गुरु से विशेष पे हमको उनका कहीं ना कहीं सूफियाना भाव भी देखने को मिलता है। बात की जाए तो आडंबर पे भी इन्होंने लिखा हुआ है बहुत सारा। क्या लिखा है, उज्ज्वल बरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो सातु है निपट पाप की खान, ठीक है। उज्ज्वल वर्ण जो है वो उजला है, जो रंग है वो सफेद है, ठीक है। अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, ठीक है। उसी रंग के, मतलब उज्जवल रंग के अधीन में उनका जो तन है और चित्त एक है, ध्यान दोनों तरफ है, ठीक है। जैसे होता है ना कि वो बगुला भगत होना एक मुहावरा है, या कई मुहावरे जहां पे क्या है कि आप दिखते हो कि आपका ध्यान है, दिखते आप दिया के साथ हो, होते आप हवा के साथ में हो। तो वैसे लोगों की बात करें कि दिखने में साधु लगते हैं पर एकदम पाप की, मतलब जिसे कहते हैं ना कि असाधु तत्व होते हैं, जो आसुरी तत्व होते हैं, उनकी खान है बिल्कुल। दिखने में साधु दिखेंगे पर एक नंबर के असुर होते हैं वे लोग, जिनका कहीं पे निगाहें होती हैं और कहीं पे उनकी निशाने होते हैं, ठीक है। तो वही बात है, उन लोगों की बात भी ये आडंबर पे बात करते हैं। बहुत से लोग आडंबर पे दिखावा करते हैं, उसी की बात है। लैंगिक भेदभाव पे भी करते हैं। काये को बिहाए परदेश सुन बाबुल मोरे, भैया को दिए बाबुल महला दो महला, हमको दिए परदेश सुन बाबुल मोरे। मतलब हमको क्यों बिहा दिए, एक लड़की अपने फादर से कहती है कि हमारे जो भाई हैं, ठीक है, जो आपके बेटे हैं, उनको तो आपने महला दो महला दे दिया, मुझको परदेश बिहा दिया, मुझको अपने घर से दूर भेज दिया। ये देखिए यहाँ पे कि लैंगिक भेदभाव पे भी उन्होंने जोर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने ज्ञान मूलक नहीं लिखा है, बिल्कुल ज्ञान मूलक लिखा है, ठीक है। उस समाज के हिसाब से कहा जाए तो समता मूलक लिखा है। पर फिर वही बात कि बहुत सारी चीजों पे जोर दे के किसी और डायरेक्शन में जो खुसरो साहित्य की बात है वो बढ़ा दी जाती है। वास्तविकता में खुसरो साहित्य में ज्ञानमूलक चीजें भी आपको मिलेंगी। और क्या है, मैं तो हूं बाबुल तेरे खूंटे की गई है, हाकी हूं कि जाऊं परदेश सुन बाबुल मोरे। वही है
कि भाई आपके घर की गैया हूं, हाँक दी जाऊंगी, फिर चरने चली जाऊंगी, फिर आऊंगी, फिर आपकी खूंटी से बंधी हूं, जिस दिन आप छोड़ दोगे कहीं और चली जाऊंगी। तो दोनों पक्ष बताए गए हैं, ठीक है, खुसरो के साहित्य में, ठीक है। बात की जाए उसके बाद की तो भाषाई प्रयोग में, तो ठेठ ब्रज भाषा का उदाहरण आप देख लीजिए क्या है। मेरा मुझ से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासा चिकन को न दीसा, ए सखी साजन न सखी सीसा। अब इनकी जो सखी है, इनका साजन से पता नहीं क्या प्रेम है, आई विश इनको इनका साजन मिल गया हो। पर हम अगर खुसरो की बात करें तो मेरा मुझ से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, मेरा जो श्रृंगार होता है मेरे द्वारा ही करवाने के लिए वो मेरे सामने रहता है, मेरे आगे जब रहता है तो मेरा बहुत मान बढ़ता, उसको देख के मैं खुद बहुत खुश होता हूं या होती हूं, ठीक है। वैसे होती हूं क्योंकि दो सखियां बात कर रही हैं। उससे चिकना कोई आज तक नहीं देखा, शीशा बहुत चिकना भी होता है। वासे चिकन को न दीसा, ए सखी साजन न सखी सीसा। फिर ठेठ खड़ी बोली में उदाहरण क्या है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उसे एक न गिरे। ये बिल्कुल वही भाषा है जो हम इस समय बोल रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं। आज से 1000 साल पहले एक व्यक्ति जो अमूर्त रूप में अभ्रंश और अभट्ट भाषाओं को आगे लेके बढ़ा, पुरानी हिंदी को आगे लेके बढ़ा, वो खड़ी बोली हिंदी में अपने दोहे लिख रहा है। खड़ी बोली हिंदी में वो क्या कहते हैं, अपनी पहेलियां लिख रहा है। बड़ी बात है, बड़ी बात, ठीक है, बड़ी बात। बात उसके आगे किया जाए तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मिश्रित रूप क्या मिलता है। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ के दो भय करंग। तो खुसरो रैन सुहाग की, अब यहां पे देखो कहीं ना कहीं आपको खड़ी बोली दिख रहा है, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को दो। अब यहां पे इन्होंने फिर ब्रज भाषा का प्रयोग कर दिया है। फिर यहां पे आ गया शुद्ध पारसी और शुद्ध ब्रज भाषा। मैंने शुरुआत में बताया था, मैंने भूल से उसको अवधि भी बोल दिया था, ब्रज ही उसको रखो, ठीक है, उसको ब्रज भाषा ही रखते हो, ब्रज भाषा ही है वो। खैर, जिहाल मिस्किन मुकुंद तगाफुल, दुराय नैना बनाए बतियां, दुराय नैना बनाए बतियां। यहां पे आपकी ब्रज भाषा है और यहां पे आपकी क्या है, क्या कहते हैं, फारसी भाषा है। यहाँ पे फारसी होना चाहिए, ठीक है, पारसी नहीं फारसी होना चाहिए। तो मतलब एक जगह एकदम विदेशज भाषा और एक देशज भाषा का जो इन्होंने कॉम्बिनेशन किया है कि अमीर खुसरो साहब अपने आप में श्रेष्ठ हो गए। खैर, एक और बात है, अमीर खुसरो जो आपने इसमें हेडिंग में देखा होगा थंबनेल में, तूतीये हिंद, खुद को तूतीये हिंद बुलाते थे। क्या कहते हैं, तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब, ठीक है, मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूं, आपको हिंदवी में जवाब दूंगा, मैं तूतीय हिंद हूं, ठीक है, मैं तूतीय हिंद हूं। मुझसे अगर आप हिंदवी में बात करेंगे तो बहुत सारी बातें बहुत आत्मीयता के साथ, मन के साथ बताऊंगा, ठीक है। जे मन हिंदवी पुरस न ते नग्ज गोयम, शकर मिस्री ने दारम कज अरब गोयम सुखन, ठीक है। मेरे मुख में अरब की कोई मिश्री नहीं पड़ी है कि मैं आपको अरबी में जवाब, ठीक है, मैं आपको हिंदवी में बोलूंगा, क्योंकि मैं तूतीय हिंद हूं, सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया हूं, तो मैं हिंदी में हिंदवी में बोलूंगा। हिंदी में पूछो, हिंदी में जो पूछना है सारी बातें बता दूंगा, अरबी में ना पूछो। कहने का मतलब ये खुद को हिंदवी से ही जोड़ के अपने अस्तित्व को बताते थे, किसी और भाषा से इन्होंने अपने अस्तित्व को नहीं जोड़ा, इसलिए खुद को तूतीय हिंद कहते थे, ठीक है। खैर, खुसरो की भाषा में प्रसाद व माधुर्य का अतिरेक है, जो अगर निष्कर्ष से दिखा जाए तो निश्चित तौर पर प्रसाद व माधुर्य बहुत ज्यादा है। बहुत सारी तरह की चीजें मिलती है, मधुरता भी मिलती है, प्रेम दिखता है हमें। प्रेम के कुछ बहुत अच्छे जो दोहे जो भी हमने देखा, जिनमें सूफियाना भाव देखा, वो अल्टीमेट है, वो अभी भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। कविता भाषा के स्तर पे आतंक पैदा नहीं करती, बल्कि बेहद सहजता के साथ पाठक या श्रोता को बोधगम्य प्रतीत होती है। बहुत सी कविताएं आप देखेंगे ना, आप इवन सूफी में जायसी को बहुत अच्छा कवि माना जाता है, पर जब वो विरह को जब लिखते हैं, जब वो वियोग श्रृंगार की बात करते हैं, तो कई जगह ना जबरदस्ती का वहां पे, खैर आतंक तो नहीं कहूंगा, पर अलग अलग तरीके का चमत्कार दिखता है, जो चमत्कार हमारे दुनियावी चमत्कार से ऊपर का चमत्कार है, ठीक है। तो वो यहां पे देखने को मिलेगा। या इवन सिद्ध नातों की भाषाओं में कई जगह डर जाता है आदमी कि क्या मतलब कहना चाह रहा है, क्योंकि वो तरीका भी है कि त इस तरह की चीजों को साइलेंट कर दिया जाता है, तो अ या ई चीजें आ जाती है वहां पे। तो सिद्धों और नाथों के साहित्य में जो थोड़ा सा कोई आम आदमी हल्का सा घबरा जाए, वो इनकी भाषा को देख के सहज हो जाता था कि चलो किसी ने सहज भाषा में तो लिखा। खैर, कविता मानसिक चित्रों और बिंबों का निर्माण करते हुए चलती है। देखिए, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं बिंब भाषा, ठीक है, बिंब भाषा, ठीक है। इसके बहुत बड़े कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। आपको बाद में सूरदास दिखेंगे, आपको बिहारी दिखेंगे, बिहारी लाल दिखेंगे, जो बिंबों के राजा कहे जाते थे। उनमें से बिंब भाषा की जो शुरुआत कहीं ना कहीं जो की जाती है या मानी जाती है, वो अमीर खुसरो के समय से मानी जाती है। मतलब ऐसा लिखो कि आप समझ लो। अब जैसे वो क्या कहते हैं, वो सबके सर औंधा धरा वाली जब मैंने बात बताई, ठीक है, एक थाल, ठीक है, मोती से भरा, सबके धर औंधा धरा, जब उसको देखिए तो बिल्कुल लगता है कि हाँ, आकाश के बारे में सोचने लगे। बहुत झूले का जब मैंने पहली बताया तो लगा वो झूले को आप सोचने लगे हो। तो द थिंग, जिस तरीके से वो लिखते थे,
वो इस प्रकार का था कि आपके आंखों के सामने एक बिंब क्रिएट कर देता था, एक चित्र क्रिएट कर देता था। वो चित्रात्मक जो प्रेजेंटेशन था ना, वो इनके में बड़ा मजबूत है। खैर, आचार्य शुक्ल ने खुसरो की भाषा में एक और विशेषता क्या बोला, उक्ति वैचित्र। क्या कि अगर वे सीधी बात को भी रोचक तरीके से कहने की क्षमता रखते थे। छोटी छोटी पहेलियां हैं उनको अब जैसे वो झूले वाली बात जो थी, इतने साधारण सी बात, उसको उन्होंने इतने इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा कि बना दी उसको पहेली, चाहे उनके सुखने हो चाहे ढकोसले हो। मतलब ऐसी चीज जो कहीं उपलब्ध भी नहीं थी, कोई उसका कोई यूज ही नहीं कर रहा था, मजाक कर रहा था, उसको भी इन्होंने ढकोसले बना दिए, सुखने बना दिए। सुखने मतलब एक चीज जिसपे सिंपल सी बात है कि पान को फेरा नहीं, घोड़े को फेरा नहीं, सिंपल सी बात है, पर उसमें उन्होंने क्या, उसमें आश्चर्य क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको लगता है कि यार ये क्या नया चीज है, ये व्हाट इज द न्यू थिंग। वो चीजें जो क्रिएट करने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं अमीर खुसरो में बहुत ज्यादा थी, और इसीलिए अमीर खुसरो को हम आदिकाल की जब बात करते हैं तो हम अमीर खुसरो को याद करते हैं। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल विकास करके, स्कैन करके आप इससे जुड़ सकते हैं। इस पे समय समय पे मैं वीडियोस के लिंक भी शेयर करता रहता हूं, समय समय में पीडीएफ भी शेयर करता रहता हूं। बाकी आगे की सारी योजना जो होगी वो भी इस पे शेयर होती रहेगी। मैं बच्चों से बात भी करता रहता हूं। तो अगर आप हिंदी साहित्य को सीरियसली लेना चाहते हैं या यूपीएससी की तैयारी भी सही तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस ऑफिशियल विकास चैनल को स्कैन करके जुड़ जाइए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। बाकी स्टडी IQ IAS देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।